हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं आजकल। तो मैम बोलेंगे बस आपके वीडियो देखकर जिंदा है, तो चलिए और आपको थोड़ा सा जिंदा कर देते हैं, करते हैं L4 जो आज का लेक्चर है। और जैसा कि आपको पता है हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों की आकारिकी चैप्टर 5। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि हमें पढ़ना है बहुत प्लांट्स के बारे में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मूल के रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ने वाले हैं। और संग्राहक या मासल जड़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रंथिल मूसला जड़ें पढ़ेंगे और उसके बाद श्वसन मूले एवं वातरंध्र पढ़ेंगे। मतलब हम मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है हमें, मूल के रूपांतरण हमें देखने हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो सबसे पहला रूपांतरण है वो मूसला जड़ के रूपांतरण है। अब मूसला जड़ क्या है, इसके लिए आपको पहले वाली क्लास लेकर आनी पड़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि ऐसी जड़ें जिनमें एक मेन रूट होती है मोटी सी, बाद में मोटी हो जाती है ये खा पी के, और उससे छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, ठीक है। ऐसी जड़ों को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट या मूसला जड़ें। तो अभी जो हम रूपांतरण पढ़ने वाले हैं वो मूसला जड़ों के यानी कि टैप रूट के रूपांतरण है, ठीक है, फाइब्रस के नहीं है। पादपों के रूप तथा शरीर में होने वाले वे विशेष परिवर्तन जिनके द्वारा वे विशिष्ट कार्यों का संपादन करते हैं या स्वयं को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाते हैं, रूपांतरण कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि पादप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे रहने के लिए और उनको जो कार्य करने हैं उन कार्यों को संपादित करने के लिए, उनको करने के लिए वो अपने आप में जो चेंज करते हैं उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन या रूपांतरण। और अभी हम किसके रूपांतरण पढ़ने वाले हैं, टैप रूट सिस्टम के रूपांतरण पढ़ने वाले हैं कि कुछ ना कुछ उसको जो भी काम करना है, या वो जैसे कि हम बात करते हैं अगर मरुद्भिद पादपों की यानी कि जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, है ना, जो रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो वहाँ की जो जितने भी पौधे हैं, हालांकि कम मिलते हैं, नागफनी, कैक्टस ऐसे ही प्लांट मिलते हैं, तो उनकी जड़ें बहुत डीप होती है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी बहुत डीप मिलता है, ऊपर पानी मिलता ही नहीं, ऊपर तो रेती है, बहुत अंदर तक उन्हें जाना पड़ता है तब जाके उन्हें पानी मिलता है। तो एक ये खासियत है कि उनकी जड़ें बहुत कैसी मॉडिफाई हो जाती है, बहुत लंबी मॉडिफाइड हो जाती है, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, पानी को अवशोषित कर सके। तो ये उनका मॉडिफिकेशन है। तो आज हम उसी कुछ मॉडिफिकेशन को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम संग्राहक या मासल जड़ें, ठीक है। मासल जड़ें मतलब फ्लैशी रूट्स, और संग्राहक का मतलब होता है स्टोरेज, ठीक है। यानी कि ये कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो फ्लैशी हो गई है, मतलब मोटी हो गई है, कुछ ना कुछ उन्होंने संग्रहित कर लिया है, स्टोर कर लिया है। जैसे हम ज़्यादा खाना खाते हैं, लोग कहते हैं ना खा खा के मोटा हो गया है, तो ये जो है इन्होंने अपने अंदर जड़ों ने ऐसा कुछ भर लिया है जिसकी वजह से ये बहुत मोटी या फ्लैशी हो गई है। अब वो डिपेंड करता है क्या भरा, कुछ कार्बोहाइड्रेट भर लेती हैं तो मोटी हो जाती हैं, जैसे शकरकंद मीठा होता है ना, उसमें बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट होती है। आलू, उसमें स्टार्च होता है, वो स्टार्च भर भर के, हालांकि आलू तना है तो उसको एग्जाम्पल को कट कर देते हैं हम। और गाजर है, उसमें विटामिन ए और बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट भर गई है, इसीलिए वो मोटी हो गई है, जो जड़ का रूपांतरण है। तो बस वही हम देखने वाले हैं, स्टोरेज व फ्लैशी रूट्स। जड़ें भोजन के कारण फूल जाती है, भोजन संग्रहण के कारण, मतलब वो क्या कर लेती है, अपने आप में भोजन का संग्रहण कर लेती है, खाना जो है वो अंदर स्टोर करने लग जाती है, जिसके कारण वो फूल जाती है। इनके ऊपर उत्पन्न द्वितीयक जड़ें पतली हो जाती हैं जो अवशोषण का कार्य करती है। संग्राहक मूसला जड़ें 3 प्रकार की होती है। ये क्या कहना चाह रहा है कि हम बात कर चुके हैं कि मूसला जड़ें जो है उसमें एक मेन रूट होती है, कल हमने बात की, ठीक है, और इसी पर इसको प्राथमिक मूल भी कहते हैं। इस पर छोटी छोटी ब्रांचेस लगती हैं, ये वाली, जिसको हम द्वितीयक मूल या द्वितीयक जड़ें कहते हैं।
सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो स्टोरेज प्रकार की या संग्राहक या फ्लैशी प्रकार की जड़ें होती है, इनमें जो मेन वाली होती है वो तो क्या करती है, कोई ना कोई प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, वसा ऐसा का संचय करके क्या हो जाती है, मोटी। तो ये लो, इसको मोटा कर देते हैं, ये लो ऐसी कप्पा हो गई ये फूल के। अब ये फूल गई तो भाई ये अवशोषण का काम तो करेगी नहीं, क्योंकि जड़ का काम क्या है, जड़ बनाई किस लिए, अवशोषण करने के लिए। ये तो हो गई मोटी, अब इससे काम ना होना, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो ये जो द्वितीयक मूलें हैं ये क्या करती है, अवशोषण का काम करती है। ये चीज ये कह रहा है कि भाई अवशोषण तो करना ही है। तो ये 3 प्रकार की होती है, आपने देखी पढ़ी भी होगी। सबसे पहली है कॉनिकल, कोन शेप की। ठीक है, कोन शेप कैसा होता है सबको पता है, आइसक्रीम कोन खाते हैं, हाँ खाते हैं मैम, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, बस ऐसे शेप की होती है, इसलिए इसको शंकु रूप कहते हैं। ज्यादा नाम याद करने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जड़ ऊपर से चौड़ी और फिर पतली हो जाती है। ठीक है, जैसे गाजर, क्या होता है, ये गाजर का फोटोग्राफ आप देख ही रहे हो, सभी ने गाजर देखी है, कोई ऐसा है सदा खरमूज जिसने गाजर नहीं देखी है। ये गाजर है, इसके ऊपर पत्तियां नहीं बना रही मैं, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली होती है। और अगर आपने गाजर को ध्यान से देखा हो तो आपको उस पर छोटे छोटे ऐसे बाल भी दिखते हैं। ये बाल क्या है, ये वो द्वितीयक जड़ें हैं। बीच वाली तो मोटी हो गई, ये गाजर बन गई पिंक कलर की। ठीक है, और जो बाल है वो कैसे हो गए हैं, द्वितीयक जड़ें। जो हेयर्स है वो क्या है, द्वितीयक जड़ें हैं जो अवशोषण का काम करती है। और गाजर कहाँ उगती है, जमीन के अंदर। अब आप बोलेंगे कैसे पता चला होगा कि ये गाजर जड़ है, तो भाई इसी से, इसके ये जो बाल है इनको जब काट कर माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला कि ये जड़ों जैसी है, जड़ के अंदर की जैसी संरचना होती है। अभी आप पढ़ेंगे स्टेम की, रूट की, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो जब हमने इन बालों को काट के देखा और इन जड़ों को भी काट के देखा, ये गाजर का जो, जब गाजर नहीं बनी होगी उससे पहले, पिंक होने से पहले जब हमने इसका सेक्शन करके माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चला कि इसमें वैसी ही संरचना है जैसी जड़ में होती है। जड़ और तने में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, हालांकि वो एक डिटेल टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। तो भाई इसकी संरचना देखने पर हमें पता चला कि ये तो जड़ है, जो क्या हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है, इसने अपने आप को परिवर्तित कर दिया है, हमें धोखा दे रही है कि तुम जड़ तो खाते नहीं हो, तो अब मैं अपना रूप बदल लूंगी। वो होता है ना सीरियलों में कि, है ना, वो जो बुरे लोग होते हैं, परियां होती हैं, वो क्या करती, बुरी परियां, वो उनको कोई पसंद नहीं करता तो वो रूप बदलती है। तो भी इसने क्या कहा कि ऐसे तो कोई जड़ खाता नहीं है, मैं अंदर ही पड़ी रहती हूँ, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, अपना रूप बदल लेती हूँ। तो इसने बहुत सारा विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट क्या कर लिया, संरक्षित कर लिया, और क्या बन गई ये, कैरेट बन गई, है ना, कैरेटीन भी होता है इसमें। ये इसका साइंटिफिक नेम है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, चाहो तो याद करो नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, डेकस करोटा। नेक्स्ट जो है तुर्की फॉर्म, यानी कि फूसी फॉर्म। क्या है, इस जड़ में बीच से फूली हुई परंतु दोनों सिरों पर पतली होती है, जैसे कि मूली, जिसका साइंटिफिक नेम है रेफेनस सटाइवस। ठीक है, रेफेनस सटाइवस। आज अब से मैं थोड़ा साइंटिफिक नेम भी लिखने लग गई हूँ, क्योंकि क्या है, मैं ओरली बोल देती हूँ या लिख भी देती हूँ, लेकिन आप जब कमेंट सेक्शन में वो नाम लिखते हो तो उनकी स्पेलिंग्स में बहुत गड़बड़ करते हो। ठीक है, इसलिए लिखना शुरू कर दिया मैंने, और चाहो तो याद कर लो, भला ही होगा आपका। क्या होगा इसमें भाई, ये क्या होती है, ये ऊपर से तो बीच में से फूली हुई ऐसी कुछ, मूली देखी ही है सबने, और इस पे भी क्या होते हैं, बाल होते हैं मूली पे भी। तो मूली क्या है, एक फूसी फॉर्म टाइप की, यानी कि तुर्कु रूपी जो है जड़ का रूपांतरण है। मतलब मूली जड़ है जिसमें क्या हो गया, कोई टाइप का एसिड जो है, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड टाइप के जो एसिड है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी शार्प टेस्ट लेकर आती है। कार्बोहाइड्रेट तो है ही खैर। कुंभ रूप यानी कि नेपी फॉर्म, नेपी का मतलब होता है घड़ा, कुंभ का मतलब घड़ा, मतलब ये घड़े जैसी होगी। इस प्रकार की जड़ में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला हुआ है और निचला भाग एकदम पतला। ये देखो, शलजम देखा है ऐसा,
है ना, ऊपर से तो वो पिंक पिंक होता है, उस पे भी क्या होते हैं, बाल होते हैं। शलजम अगर किसी ने देखा है, शलजम, श से शलजम, वो वाला शलजम। तो ये कैसी है, कुंभ रूपी है, जैसे शलजम। आ ही गया फोटोग्राफ, दिख गया होगा आपको। और इस पे छोटे छोटे बाल्स भी होते हैं, बाल्स क्या, हेयर्स होते हैं, मैम कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश, ठीक है। बाल भी होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर छोटे छोटे, तो वो आपने देखे होंगे। चलिए, ये तो सिंपल सी थी, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है ग्रंथिल मूसला जड़े। अब दूसरा रूपांतरण देखने वाले हम। किसका रूपांतरण देख रहे हैं, बार बार कह रही हूं, टैप रूट का ही देख रहे हैं। ग्रंथिल, ग्रंथिल का मतलब होता है नोड्यूलेट, या ग्रंथिलमय भी बोलते हैं, ग्रंथिल भी बोलते हैं। नोड्यूलेट मतलब कहीं ना कहीं इनमें क्या बनी हुई है, नोड। नोड का मतलब क्या होता है, गांठ, मतलब इनमें कुछ गांठें बनी हुई होगी जड़ के अंदर, ऐसी जड़ें होती हैं। कहाँ पाई जाती है ये, जनरली आपको जो दालें हैं, जैसे मटर है, चना है, मूंग है, या आपने क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो ये जड़ों के अंदर जो है वो विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है, नोस्टाक बैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया भी रहते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता रहता है। वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को पादप को प्रोवाइड करवाते हैं। पढ़ा होगा, अभी समझाती हूँ और थोड़ा सा, पहले पढ़ लेते हैं क्या कहानी दे रखी है इसमें। उदाहरण चना, जैसे कि मैंने कहा, चना, मटर, अरहर। भाई मटर का नाम तो याद कर ही लें, 12th में भी काम आएगा, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। इसकी जड़ों में गांठों की उपस्थिति के कारण जड़ें कैसी दिखाई देती है, ग्रंथिल या नोड्यूलेट दिखाई देती है। सहजीवी जीवाणु सिम्बायोसिस, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, क्या होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु जो दो जीवित जीव जो होते हैं, एक बैक्टीरिया होगा और एक, हम यहाँ के केस में मान लेते हैं कि प्लांट है। तो अगर बैक्टीरिया और प्लांट दोनों एक साथ इस तरह से रहे कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा ही ना रह पाए, हालांकि बैक्टीरिया में नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन यहाँ पे फायदेमंद है, क्या ये पादपों के साथ ऐसा संबंध बनाते हैं, ऐसे रहते हैं उनके साथ कि पादप इनकी कुछ हेल्प कर देता है, ये पादप की कुछ हेल्प कर देते हैं। मिलता क्या है दोनों को, जैसे ये जीवाणु जो है ये क्या करते हैं, पादप जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले नहीं पाते। आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं ना स्टोमेटा से, वैसे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। उन्हें चाहिए कि नाइट्रोजन उनकी सॉइल में मिले, मतलब मिट्टी में मिले, और जड़ें उनको वहां से अवशोषित करें। वो डायरेक्टली नहीं ले पाती, तो उन्हें किसी की हेल्प चाहिए होती है। किसकी हेल्प मांगते हैं वो, इन जीवाणुओं की। ये उन जीवाणुओं के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि देखो हमें नाइट्रोजन दिलवा दो, हम तुम्हें हमारे जड़ों में रहने के लिए जगह देंगे, और जो भी हम बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से वो तुम खा भी लेना, है ना। किराएदार रख लेते हैं ये, ऐसे किराएदार जो हेल्पिंग नेचर के हैं। तो ऐसे जीवन को हम क्या बोलते हैं, सहजीवन, जिसमें दोनों जीव या दोनों लिविंग थिंग्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और साथ साथ रहते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया इनकी जड़ों के अंदर, मान लो ये जड़ें हैं, ठीक है, इन जड़ों के अंदर यहाँ पे नोड्स बना लेते हैं, इसके अंदर रहने लग जाते हैं जड़ों में ऐसे। अब जड़ों में ये रहते हैं तो है तो बैक्टीरिया, अपना असर तो दिखाएंगे ना। सांप डंक मारना नहीं छोड़ सकता, ढसना नहीं छोड़ सकता, वैसे ही अपना काम तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये जड़ में रहते हैं और वहाँ की कोशिकाओं में ट्यूमर फैला देते हैं। ट्यूमर समझते हो, कैंसर जो में होता है जिसमें गिठान बन जाती है, तो ये इनकी जड़ों में ऐसी गिठाने बनाते हैं, इन्हीं गिठानों के अंदर ये रहते हैं। तो इसकी वजह से जड़ें कैसी दिखती हैं, माला के मोतियों के समान, कि ये जैसे जड़ है और इसमें आपको ये छोटे छोटे क्या दिखेंगे, बीड्स दिखेंगे। इन बीड्स में ही ये जीवाणु रहते हैं जो जनरली राइजोबियम होते हैं, ठीक है। नोस्टाक एनाबिना भी है, लेकिन राइजोबियम जो है वो सहजीवन करते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम नाम के जीवाणु रहते हैं, और यही जो मैंने कहा इन्होंने पक्का किया होता है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट और अमोनिया में बदलते हैं ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, और फिर पौधे जो हैं अपनी जड़ों से उस नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। यही कहानी है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये एक जड़ है और इसमें ये नोट्स दिख रही होगी आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जड़ है, ये मेन टैप रूट है, ठीक है। और इस पे यहाँ पे ये
आपको नोड्स दिख रही होंगी। ये है ग्रंथिल जड़ें। ठीक है, सहजीवन करते हैं। इन ग्रंथि रचनाओं में पाए जाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर ये जीवाणु उससे नाइट्रोजन के यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, नाइट्रेट या अमोनिया। इस प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। ये हमने थोड़ा सा 10th में पढ़ा हुआ है। तो इसकी वजह से इनकी जड़ें कैसी दिखाई देती हैं, ग्रंथिल दिखाई देती हैं, इस तरह से नोड्यूलेट दिखाई देती है। किसमें होती है, चना, मटर, जितने भी आप लेग्यूम, इसलिए अगर थोड़ा सा आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अभी तो नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ोगे कि लेग्यूमिनसी कुल के जो पौधे होते हैं इनको इसीलिए लेग्यूम बोलते हैं। ये जो नोड्स दिख रही है इनको साइंस में लेग्यूम भी बोलते हैं। तो मटर, चना, ये लेग्यूमिनसी कुल के पादप है। ये लेग्यूम का मतलब ही नोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम श्वसन मूले या रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर। ये क्या है, ये ऐसी जगहों पे जो पादप पाए जाते हैं जहाँ पे मैंग्रूव टाइप, मैंग्रूव ऐसी जगह होती है जहाँ पे दलदल होता है। दलदल समझते हो, पिक्चरों में देखा होगा, वो अंदर आदमी जितना हिलता है उतना ही दबता जाता है। और लवणता ज़्यादा होती है, यहाँ के आसपास की मिट्टी में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब लवणता ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं मैंग्रूव पादप या हम लवणीय पादप भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पौधे रहते हैं या पेड़ रहते हैं उनकी जड़ें जो हैं वो अंदर ज़मीन में धसी रहती हैं और ऊपर जो है वो दलदल बना रहता है। दलदल में जो है वो शैवाल वगैरह बिछे रहते हैं। तो उस दलदल के अंदर इनको जनरली ऑक्सीजन या इनके पास तो वैसे सहजीवन वाले बैक्टीरिया भी नहीं रहते, क्योंकि वो दलदल में नहीं रहते हैं। जो सहजीवन वाले बैक्टीरिया है ना, वो ऐसे दलदल वाली जगहों पे, लवणीय वाली जगहों पे नहीं रहते, क्योंकि बहुत नमक है वहाँ पे, लवणीय है वो, तो उसमें जिंदा नहीं रह पाते वो। तो अब ये क्या करें, ये कहाँ से लाए ऑक्सीजन और कहाँ से लाए नाइट्रोजन। तो इनकी जड़ें चालाकी करती हैं, चंटा चंटी करती है। क्या चंटा चंटी कर देती है कि वो जनरली जड़ें हम देखते हैं तो वो कैसी होती है, जमीन से नीचे की तरफ वृद्धि करती है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि वो कैसी होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक या ग्रेविटोट्रॉपिक होती है। लेकिन इनकी जड़ें जो हैं वो खतरनाक, इनको लगता है ऐसे तो हमें कुछ मिलना नहीं, तो ये उल्टी वृद्धि करने लग जाती, ऐसे जमीन से ऊपर आ जाती है और जमीन से ऊपर आके ऐसे हाथ खड़े कर देती है, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी है, हमें भी ऑक्सीजन दे दो, हमें भी नाइट्रोजन दे दो। अब ये ऊपर आके ऐसे खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के साथ इनकी जड़ों में छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, जैसे कि तने में पाए जाते हैं स्टोमेटा। अब इनकी जड़ों में छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वातरंध्र या न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूमेटोफोर, और हिंदी में इनको वातरंध्र भी कहते हैं, श्वसन रंध्र भी कहते हैं, क्योंकि वही हम क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन का पास आउट कर रही है, मतलब ऑक्सीजन ले रही है, निकाल रही है, जड़ें ये काम कर रही है। जनरली स्टोमेटा करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि ऑक्सीजन बहुत कम होती है। और मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ वैसी नहीं होती, ऐसी लंबी लंबी होती है, ऐसी तो ज़्यादा सरफेस नहीं होती, ज़्यादा रंध्र भी नहीं होते, और होते भी हैं कम रंध्र होते हैं, तो रंध्र नहीं है तो फिर ऑक्सीजन का लेना देना भी कम होता है। तो ये जड़ें जो है अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं। इस प्रकार की जड़ें दलदली, जैसा कि मैंने कहा, अत्यधिक लवणीय मृदा में उगने वाले कुछ पौधे जैसे राइजोपस, सारे नाम आपको याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक याद करो, राइजोपस याद कर लो, सोरेंशिया, एविनेरिया, हैरिएटा आदि में पाई जाती है। इन पौधों को मैंग्रोव भी कहते हैं। ऐसी भूमि में पादपों की जड़ें श्वसन के लिए, अभी मैंने कहा रेस्पिरेशन के लिए वायु उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वो दलदल के अंदर रहती है। वहां पे दलदल क्या होता है, मार्शी एरिया होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, उसमें मीथेन गैस ज्यादा होती है। ये एक फैक्ट है जो आप याद करें तो बहुत अच्छा है, आगे भी काम आएगा आपके, कि मैंग्रोव जो ये दलदल वाले एरिया होता है उनको मार्शी एरिया भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्श गैस रहती है। मार्श गैस किसको कहते हैं, मीथेन को बोलते हैं मार्श गैस, अगर आपने 10th में पढ़ा हो थोड़ा सा।
केमिस्ट्री के अंदर। तो मार्च गैस जो होती है मीथेन वो होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। तो अब क्या करें, वो फिर अपने हाथ ऊपर ले आते हैं कि हमें भी ऑक्सीजन दे दो भाई, ठीक है। अंत मैंग्रोव पादपों की जड़ों से कुछ जड़ें वायवीय होकर भूमि की सतह से ऊपर आ जाती है। इन जड़ों को श्वसन मूल, क्योंकि अब ये क्या काम कर रही है, रेस्पिरेशन का काम कर रही है, ऑक्सीजन लेना देना कर रही है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, श्वसन मूल कह सकते हैं। इन पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातावरण से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये देखिए, दिख रही है ये आपको, ऐसे बाहर निकली हुई है। और मैं आपको अच्छा डायग्राम, आपकी बुक में वैसे बना हुआ है एनसीईआरटी में, और मैं आपको अच्छा डायग्राम बनाऊं तो देखो ये पेड़ है, कोई भी पेड़ बना दो भाई कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रूट्स बनानी है। तो ये रूट्स को ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे निकली हुई रहती है, अंदर से, अंदर भी है रूट, यही बाहर आई है ऐसे घूम फिर के मजे लेने के लिए। और इन पर क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं, ऐसे बहुत सारी हैं ये सब जगह से। कहीं अगर आप, वैसे तो आपका काम नहीं पड़ा होगा मैंग्रोव यानी दलदल वाले इलाकों में, लेकिन आप जाएंगे तो आपको लगेगा ये छोटे छोटे पेड़ हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं है, वो जड़ें हैं, आपको धोखा दे रही है, ठीक है। और यही आपको चीज़ बताती है कि इधर दलदल वाला एरिया है, इधर जाना नहीं, ठीक है। ये हाथ खड़े करके नहीं आना, ये जो श्वसन मूल है ना, ये ऊपर हाथ करके ये बताती नहीं आना, नहीं आना इधर, ऐसे बताती है, बहुत सारे काम करती है। वातरंध्र, जो मैंने अभी कहा कि इन पर ये जो छोटे छोटे छिद्र है ना, इनको क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। वातरंध्र और कहाँ होते हैं, तनों पर भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये तना है, जनरली हम कहते हैं कि पत्तियों पर ही रंध्र होते हैं, लेकिन तने पर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वातरंध्र। तो इस पे भी ये रंध्र है, इनको हम क्या कह देते हैं, वातरंध्र, यानी कि क्या कह देते हैं, न्यूमेटोथोड्स। श्वसन जड़ों के अतिरिक्त श्वसन रंध्र भी आधारीय मूलों पर पाए जाते हैं, जिसको मैंने कहा इनको श्वसन रंध्र कहते हैं। जैसे बूजी एरिया में मूलों पर तथा राइजोफोरा में स्तंभ मूलों पर पाए जाते हैं। अब ये स्तंभ मूले क्या है, तो इसके स्तंभ से भी, मतलब तने से भी क्या निकलने लग जाती है, रूट्स निकलने लग जाती है, वही ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। आपको इतने एग्जाम्पल याद नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एग्जाम्पल याद करो सबका, हालांकि गाजर मूली है तो याद हो जाएगा, इसमें आप सिर्फ राइजोपस याद कर लो ऊपर वाला, और ये आप लिखना चाहो तो ठीक है, और राइजोपस याद किया है तो भाई इसमें लिख ही सकते हो वातरंध्र, ठीक है, न्यूमेटोफोर से लिख ही सकते हो। तो ये थे हमारे मुसला मूल के रूपांतरण जो हमने देखे। क्या क्या देखे, एक बार रिवाइज कर लें क्या, कर लीजिए। तो हमें आगे भी अपस्थानिक मूलों के भी रूपांतरण देखने, अभी अब रूपांतरण खत्म नहीं हुए, अभी रूट जो है वो बहुत बहरूपिया है, बड़ी बड़ी अपने रूप बदलेगी आपको रिझाने के लिए। सबसे पहले स्टोरेज के हिसाब से हमने देखे, जो हमने देखे कॉनिकल, जिसका गाजर एग्जाम्पल है, उसके बाद हमने तुर्कु रूपी देखे जिसमें हमने मूली देखी, उसके बाद हमने कुंभ रूपी देखा जिसमें हमने रेफेनस को देखा, शलजम को देखा, और उसके बाद हमने ग्रंथिल वाले देखे, न्यूमेटो जिसको कहते हैं, नोडुलेट जिसको कहते हैं, चना अरहर, इनमें जहाँ पे सहजीवन पाया जाता है। और सहजीवन कौन से जीवाणु करते हैं, राइजोबियम करते हैं जनरली, लिखना चाहो तो। और भी होते हैं नोस्टाक, एनाबिना, लेकिन वो सहजीवन में जनरली नहीं आते, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये। राइजोबियम आपको याद रह जाएगा, आप राइजोबियम लिखिए, ठीक है, जिसका हमने फिर पिक्चर भी देखा। और उसके बाद हमने देखी श्वसन मूले यानी कि न्यूमेटोफोर। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बता देती हूँ, जो मुझे आपको बतानी है कि देखो ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपके लिए ये सफिशिएंट है, एनसीईआरटी प्लस आप जिस भी बोर्ड में हैं, है ना, सबके लिए ये सफिशिएंट है। अगर फिर आप कोई रेफरेंस बुक उठाएंगे तो वहाँ पे 4 प्रकार के और रूपांतरण दे रखे हैं, लेकिन वो रूपांतरण हमारे सिलेबस में नहीं है, न हमें पढ़ने हैं। रूपांतरण और भी होते हैं, लेकिन वही वो रेफरेंस बुक उनको बेचना होता है किताबें, तो वो सोचती है जितना ज़्यादा देंगे बच्चे को लगेगा अरे इसने तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो उस हिसाब से, ठीक है, आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं हम वही पढ़ेंगे। और आपको पता ही है, हालांकि मैं डिटेल में पढ़ा ही देती हूँ, पिछला चैप्टर आपने देख ही लिया होगा, तो ज़्यादा है ना परेशान नहीं होना और कचरा बनने की कोशिश ना करें,
जितना हो थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े, बेहतर पढ़े। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और साथ ही मूलों के रूपांतरण का एक पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे मूलों के दूसरे रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।